हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज़ को। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ और इसके अंदर हमारा आज का चैप्टर है असेसमेंट एंड ऑडिट। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट काफ़ी रेलिवेंट है एग्जाम्स के लिए। लाइक आपसे एमसीक्यू के अंदर या फिर जो लास्ट का आपका 6th क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे 4 मार्क्स के अंदर इसमें से पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। और छोटा सा क्वेश्चन है तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ जाते हैं। प्लस इनको अटैम्प्ट करना बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत टाइम सेविंग होते हैं। लाइक आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत ही कम टाइम स्पेंड करके। लाइक छोटे से 4 या 5 लाइनों में आपको आंसर करना होगा एंड यू विल स्कोर दैट मार्क्स। वहीं अगर आपको प्रैक्टिकल मार्क क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करना है तो उस केस में आपको टाइम लगाना पड़ सकता है, ज़्यादा देर आपकी लग सकती है। तो एक स्मार्ट वे में आपको अगर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है तो ये छोटे चैप्टर्स को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसा कि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन नज़र आएँ जो प्रैक्टिकल विल टेक मोर टाइम, बट दिस थियोरेटिकल पार्ट जो कि आपने अच्छे से रटा हुआ है तो उसको आप फटाफट उसको आप लिख दोगे और आपका टाइम भी बचेगा और आप एग्जाम्स में ज़्यादा पार्ट अटैम्प्ट कर पाओगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा। ये पूछ रहा है कि भाई इज समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरीली पास्ड अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन। तो भाई ये बात है कि क्या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट या किसी और इंसान के अगेंस्ट आप ये ऑर्डर पास कर सकते हो? तो भाई उसका आंसर है जी हाँ, आप कर सकते हो। अगर बात कर रहे हैं गुड्स की तो गुड्स के अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन का आपको नहीं पता चल पा रहा है तो उस केस के अंदर जो भी उस गुड्स के इंचार्ज में है, द पर्सन इन चार्ज कैन बी लाइक उसके अगेंस्ट असेसमेंट और समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। और देखो आंसर कितना सा करना है आपको कि भाई यहाँ पर आपसे पूछा किस तरीके से था कि क्या रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास किया जा सकता है? तो आंसर है पहली बात तो नो। कुछ केसेस के अंदर जहाँ पर गुड्स आर अंडर ट्रांसपोर्टेशंस आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस एंड द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी असरटेन, रजिस्टर्ड पर्सन का हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, मानो या ना मानो उसको मानना पड़ेगा और हम उसको डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन मान लेंगे और उसको एज अ सच उसके प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं। वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मेंट टू बी फॉलोड बिफोर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड पर्सन। वही ऊपर जो हमने बात की कि अगर आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास करना है तो क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना होगा? तो आंसर इज येस, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मस्ट टू बी फॉलोड बिफोर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग टू इम्पोज एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम। कोई भी आप उसके ऊपर बर्डन अगर आप डालने वाले हो, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर मे बी विड्रॉन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये आपसे छोटा सा 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो होता है मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है कि भाई किन किन केसेस के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर, असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है बाय प्रॉपर ऑफिसर और किन किन केसेस में उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो भाई आपको यहाँ पर 2 चीज़ें लिखनी होंगी। पहला पार्ट में आपको लिखना होगा कि भाई असेसमेंट ऑर्डर ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न और दूसरा पार्ट है एक समरी असेसमेंट। तो इन दोनों केसेस के अंदर कहा गया है कि ठीक है आप विड्रॉ किया जा सकता है। सिंपल आपको ये बताना है कि भाई अगर 60 डेज़ के अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो भाई यानी कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी, ठीक है, आपके अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, तो उस केस के अंदर 60 डेज़ में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो वो जो ऑर्डर पास किया गया है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। बट एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात है कि दैट डजंट रिलीव यू फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी आपकी बनेगी वो आपको पे करना ही पड़ेगा, आप उससे बचकर नहीं भाग सकते। उसके बाद एक बात और आती है कि भाई अगर मान लो उतने 60 डेज़ के टाइम के अंदर भी वो नहीं फर्निश कर पाया, लेकिन उसको एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे दिया कि भाई चल ठीक है 60 डेज़ में तू फर्निश नहीं कर पाया, ले 20 दिन और, इन 20 दिनों के अंदर एटलीस्ट तू सबमिट कर दे, तो भाई आगे जितने भी दिन वो लेगा ना उसको हर दिन का 100 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। ओके, सो भाई यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम समरी असेसमेंट के बारे में। तो भाई एज पर सेक्शन नंबर 64 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ द CGST एक्ट, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है और जिसके अगेंस्ट समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है हैज़ बीन पास्ड कैन अप्लाई फॉर इट्स विड्रॉल टू किसको? जुरिस्डिक्शनल एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर को।
विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। तो भाई देखो समरी है तो समरी को आधा कर दो, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर नॉन फाइलिंग का ऑर्डर था, उसमें आपको 60 डेज का टाइम मिला था, रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन अगर समरी ऑर्डर है वही तो उसको आधा कर देंगे हम, 30 डेज के अंदर अंदर करेंगे। तो भाई प्रॉपर ऑफिसर उसको वापस ले सकता है। अगर उस ऑर्डर में कोई गड़बड़ मिलती है तो वो 73 या 74 में भी आगे बढ़ सकता है। तो भाई ये हैं 4 मार्क्स वर्दी क्वेश्चंस, इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आपको खुद को लगेगा कि यार कितना ईजी है, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं इस चैप्टर्स को, तो आगे से नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस between audit by tax authorities under section number 65 and special audit under section number 66। ये आपने अपने सिलेबस के अंदर जब आप क्वेश्चन ये चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि आपके पास 2 सेक्शन आए होंगे 65 एंड 66। 65 और 66 में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि 65 के अंदर जो आपका नॉर्मल ऑडिट है वो आपका डिपार्टमेंट खुद करता है, डिपार्टमेंट अपना बंदा भेजता है और वो उनके थ्रू आपका ऑडिट कंडक्ट होता है। अब जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कंडक्ट करेगा तो टाइम फालतू लेगा। ऑन द अदर हैंड स्पेशल ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक सलाह दी जाती है, आपको कहा सलाह नहीं सॉरी आपको ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आपको ऑर्डर अपना ऑडिट कंडक्ट करवाना होगा, ऑडिट आपको खुद कंडक्ट कराना है। तो अगर आप खुद कंडक्ट करा रहे हो किसी प्रोफेशनल से करा रहे हो तो आपको टाइम जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा, कम मिलेगा। डिपार्टमेंट ज़्यादा टाइम लेगा, आप कम टाइम के अंदर अंदर उसको कंक्लूड करने वाले हो। तो इसका आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, तो भाई सबसे पहले तो आप बात करोगे सेक्शन नंबर 65 के बारे में और फिर आप बात करोगे सेक्शन नंबर 66 के बारे में। क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, तो भाई सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि जो 65 का ऑडिट है वो डिपार्टमेंट वाले बंदे खुद करते हैं और कितने टाइम में ख़त्म करते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। और ये अप टू इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर पीरियड अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो यहाँ पर क्या हुआ 3 मंथ्स प्लस में 6 मंथ्स तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, अब मैं 66 की बात करूं तो इसके अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन को डायरेक्शंस दी जा सकती है कि भाई आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ड्यूरिंग एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। अब इसमें टाइम लिमिट कितनी है कि भाई आपको 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। कहाँ 9 महीने, टाइम बढ़ाकर यहाँ पर 9 महीने दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप सिर्फ जब एसएससी की बात आई तो उसको सिर्फ 90 डेज़ में आप कंप्लीट करवा रहे हो उस ऑडिट को। द असिस्टेंट कमिश्नर कैन एक्सटेंड दिस पीरियड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज़। 90 के साथ चलो शुक्र है 90 प्लस 90 डेज़ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो भाई ये है 2 मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गए। पहले में आप डिपार्टमेंट खुद जाके ऑडिट कर रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरे केस में आपको कह रहा है कि ऑडिट करवाओ और कम टाइम में करवा के दो, ठीक है। उस बार टाइम लिमिट बता दोगे 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स और दूसरे केस का टाइम लिमिट बता दोगे आप 90 प्लस 90 डेज। दिस इज द मेन फैक्टर। अगेन 4 मार्क्स क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन नंबर 64। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वेट हमने क्वेश्चन नंबर 5 बीच में स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 किस बारे में बात करता है, एक्सप्लेन द रिकोर्स दैट मे बी टेकन बाय द ऑफिसर इन केस ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश्ड for the discrepancy detected as per the return filed while conducting scrutiny of returns under section number 61। अब क्या हो रहा है 61 के अंडर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स हो रही है। अब उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी आई, डिस्क्रिपेंसी के इनका इन्फॉर्मेशन दी जाती है एसएससी को। एसएससी का काम बनता है कि उस डिस्क्रिपेंसी के ऊपर अपने कमेंट्स करे कि भाई क्या ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है, वैलिड है कि नहीं है, इनका आना बनता था कि नहीं बनता था। तो भाई वो चीज़ उसने नहीं करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को डिस्क्रिपेंसी डिटेक्ट हुई है रिटर्न के अंदर और रजिस्टर्ड पर्सन इफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट फर्निश्ड, प्रॉपर ऑफिसर को डिस्क्रिपेंसी मिली, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो फर्निश नहीं की गई, तो उस केस के अंदर क्या क्या करा सकता है, वो ऑडिट कंडक्ट करा सकता है। वो रजिस्टर्ड पर्सन को बोल सकता है कि भाई टू गेट हिज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कौन सा हो गया, सेक्शन नंबर 66 जो हमने ऊपर पढ़ा। ये हो गया सेक्शन नंबर 65 जो हमने ऊपर पढ़ा। अब आ गया हमारे पास एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंस्पेक्शन करा सकता है। फिर वो सर्च कराएगा, फिर वो सीजर कराएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। एंड लास्ट पार्ट होगा कि जब ये सारे पैतरों से वो थक चुका होगा तो उसके बाद वो करेगा कि भाई ही विल प्रोसीड टू डिटरमाइन। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है कि भाई अब आपका 73 या 74 में डिटर्मिनेशन होगा। या तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने फ्रॉड किया है कि नहीं किया और फिर उस हिसाब से आपकी पेनल्टी भी यहाँ पर बनने वाली है। उसके बाद आता है हमारे पास गाइज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन नंबर 64 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो भाई यहाँ पर किस बारे में हम बात करेंगे? समरी असेसमेंट के बारे में। तो भाई समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पर देखो नॉर्मली असेसमेंट से इसमें क्या फ़र्क है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट को ये लगता है कि अगर हमने ज़्यादा टाइम लगाया इसके असेसमेंट में तो भाई ये चीज़ एस्केप कर सकता है, इनकम इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए वो चीज़ अगेंस्ट जा सकती है, तो उस केस के अंदर समरी असेसमेंट कराया जा सकता है। उसके बाद का पॉइंट सेम है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि समरी असेसमेंट अगर किया गया है तो 30 डेज़ के अंदर आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को ठीक लगा, प्रॉपर ऑफिसर को ठीक लगा, तो वो आपका विड्रॉ भी कर सकता है या फिर सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के अंदर जाके उसकी प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यू कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको MCQ में भी देखने को मिल सकता है और साथ के साथ आपको वही 6th क्वेश्चन के अंदर या फिर किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन के दिख सकता है। इसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है क्योंकि यार ये आ गया ना, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि भाई प्रोविजनल असेसमेंट कितने टाइम में की जाती है, क्या क्या उसके ऊपर पेमेंट होती है, फिर फाइनल असेसमेंट जब होती है तो उसके अंदर कितना इंटरेस्ट आप पे करते हो, कितना इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो, ये बस ये 2-4 बातें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं बचता, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि आपने पहले ही चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोविजनल असेसमेंट वाला टॉपिक अच्छे से किया हुआ है तो ये आप आंसर इजीली कर पाएंगे, बट नहीं भी किया है तो मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर क्या है कि कुलभूषण एंड सन्स नाम का एक बंदा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो जो चीज़ सप्लाई कर रहा है उसको उस गुड्स की एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं पता। और जैसा कि हम प्रोविजनल असेसमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से जानते हैं कि भाई अगर आपको गुड्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो वो डिटर्मिनेशन के लिए आप प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हो और उसके बेसिस पे आप एक बार टैक्स पे कर सकते हो। इवेंचुअली जब आपको फाइनल असेसमेंट होगा तो जिस दिन आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स की ड्यू डेट बनती थी उससे एक दिन बाद से लेके जिस दिन आपके फाइनल असेसमेंट होगा और उसकी जो आप पेमेंट करेंगे, फाइनल असेसमेंट होने के बाद ही आप पेमेंट करोगे, तो जब आप उसकी पेमेंट करोगे और जब आपको पेमेंट करनी थी उस दोनों डेट के बीच का जितना भी टाइम होगा उतने टाइम गैप के बीच में जितनी भी डिफरेंशियल अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपने प्रोविजनल असेसमेंट करा लिया, ठीक है, और इस XYZ डेट पे आपकी टैक्स की ड्यू डेट बनती थी, आपको टैक्स पे करना था इस डेट तक, ठीक है। अब बीच में आपका हुआ फाइनल असेसमेंट और उसके बाद आपने फाइनल असेसमेंट आपके पास हुआ, उसके बाद ही तो आप पे करोगे ना, तो उसके बाद किसी भी डेट पर आपने फाइनल असेसमेंट की पेमेंट करी तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा उस XYZ अमाउंट को जब आप पे करोगे तो इस पूरे टाइम का आपको टैक्सेशन इस पूरे टाइम का आपको इंटरेस्ट यहाँ पर लाइबिलिटी बनेगी पर एनम के हिसाब से। तो भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट कराया 12 फेब को, गुड्स को सप्लाई किया है इन्होंने 25 जनवरी को और टैक्स पे किया है इन्होंने 19 फेब को। अब आगे बढ़ते बढ़ते अगर देखें तो 21 मार्च को फाइनल असेसमेंट हुआ जहां पर 1,80,000 रुपीज़ की एडिशनल पेमेंट उनको करनी होगी, तो इसके ऊपर 18% आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये पेमेंट आपने करी कब है? ये करी है 9 अप्रैल को। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर मैं अपने जो हमने टाइमलाइन बनाई है उसमें पुट करूं तो कैसे निकल के आएगा कि भाई आप पेमेंट कर रहे हो 9 मार्च को, पेमेंट आपको कब कर देनी चाहिए थी? जो 25 फरवरी को गुड्स सप्लाई करे हैं उसकी ड्यू डेट बनती है आपकी 20 फेब, तो 21 फेब तक आपको ड्यू पेमेंट कर देनी चाहिए थी। उससे नेक्स्ट डे से लेके यानी 21 फेब से लेके अब 9 अप्रैल तक ये जो टाइम है ना ये आपका आता है 48 डेज। तो इन 48 डेज के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा ऑन 1,80,000 के अमाउंट पे, यानी कि 1,80,000 का 18% इंटू में 48 डिवाइडेड बाय 365, ये आपको करना है और आपका आंसर सॉल्व्ड। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने क्या बोला है कि भाई सारे फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम, लेकिन जो फाइनल असेसमेंट हुआ तो उसके अंदर 4,20,000 जो आपकी अमाउंट बनती है वो बनती है रिफंडेबल। तो भाई यहाँ पर गवर्नमेंट अपना थोड़ी बहुत चालाकी कर गई। रिफंड कब किया उन्होंने? ऑन 9 अप्रैल एंड द टैक्स वॉज रिफंडेड ऑन 5 जून, यानी कि अप्लाई कब किया, सॉरी यहाँ पर 2 डेट्स रेलिवेंट है।
इसने अप्लाई किया है 9 अप्रैल को और रिफ़ंड हुआ है उसको 5 जून को। तो भाई इसको किस तरीके से आंसर करना है? तो भाई सबसे पहले अगर पिछले पार्ट को भी देखें तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बतानी है कि भाई अगर आपको फाइनल असेसमेंट होता है तो जो टाइम गैप है उस पर आपको 18% आपकी लायबिलिटी बनेगी। दूसरा पार्ट में आपको यही बताना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है 48 डेज़ के ऊपर। ठीक है, ये हो गया, काफ़ी ईजी पॉइंट था। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो भाई जो 32 अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या होगा कि आपको रेलिवेंट डेट क्या क्या थी। एक डेट आई जिस पे आपने अप्लाई किया और एक डेट आई जिसमें आपको रिफ़ंड मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो रिफ़ंड का इन्होंने जास्ती करी है थोड़ी सी। रिफ़ंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो रखा है ओनली 6%, यानी कि जब आपको गवर्नमेंट को आपसे पैसा लेना है तो वो आपसे पूरा 18% लेगी, लेकिन जब उनको आपको देना होगा तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन को कवर करेगी, उससे ज़्यादा आपको आप कमा नहीं पाओगे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपसे कमा सकती है, आप गवर्नमेंट से नहीं कमा सकते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 6% याद रखने का भी आपका रेफरेंस पॉइंट ये होगा कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो आपका है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कब, अब द क्वेश्चन इज़ कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई फाइनल असेसमेंट हुआ, रिफंड ऑर्डर निकलेगा उसके बाद आपके ऊपर, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54। तो यानी कि आपके पास जब गवर्नमेंट ने फाइनल असेसमेंट कर दिया, अब फाइनल असेसमेंट आपको मिला तो उसके बाद ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे। तो मान लो इस डेट पे आपने रिफंड को अप्लाई किया, रिफंड के लिए अप्लाई करने के बाद 60 डेज में अगर गवर्नमेंट ने पे कर दिया तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाई चांस 60 डेज से लेट हो गई तो आपको 6% का यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर यही दिया गया है कि भाई जो पेमेंट हो गई है वो 60 डेज़ के अंदर हो गई है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी बनती ही नहीं है। तो भाई अगर मैं देखूँ तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा का पूरा प्रोविजनल असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह से रिवाइज हो गया है। तो भाई मैंने आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर समझा दी है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से 6 क्वेश्चन में जो आती है चीज़ें या फिर किसी किसी क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बन के जो चीज़ें आती हैं तो ये आपको अच्छे से याद करना ज़रूरी है। कुछ ही मत छोड़ के जाओ यार, छोटी चीज़ों को खासकर करो ताकि आप 100 नंबर का एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सको अच्छे तरीके से, या फिर 100 का ना सही लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल आप एग्जाम के अंदर अटैम्प्ट हो पाए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।